Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain. Lecture number is 13, and in this session, we are going to talk about basis for a subspace. Last lecture में हमने subspaces of Rn पढ़ा था. इसमें तो हम उन सब और सबस्पेस की बेसिस के लिए करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा शुरुआत जो की जाती है वो डेफिनेशन से की जाती है. डेफिनेशन है a basis for a subspace H of Rn is a linearly independent set in H that spans H. ठीक है, दोबारा बोल देता हूं, लिख लीजिए. A basis for a subspace H of Rn is a linearly independent set in H that spans H. एग्जाम्पल 5 है. एग्जाम्पल 5 में वो कहते हैं द कॉलम्स ऑफ एन इनवर्टिबल n क्रॉस n मैट्रिक्स the columns of an invertible n cross n matrix form a basis for all of Rn because they are linearly independent and span Rn. By the invertible matrix theorem, one such matrix is the n cross n identity matrix. Its columns are denoted by E1, E2, and En. The set E1 to En is called a standard basis for Rn. ठीक है, इससे भी इतना ज्यादा आपका लेना देना नहीं है. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फाइंड अ बेसिस फॉर अ नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स. अब आपने नल स्पेस की बेसिस फाइंड करनी है. ठीक है, फाइंड अ बेसिस फॉर द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स ए. ए क्या कौन सी मैट्रिक्स है आपके पास? -3 1 2, 6 -2 -4, -1 2 5, 1 3 8, and -7 -1 -4. First we find solution for Ax is equal to 0. आप Ax is equal to 0 के लिए solution find करेंगे और A और 0 को आप augmented matrix की फॉर्म में लिखेंगे. तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी -3 1 2, 6 -2 -4, -1 2 5, 1 3 8, and -7 -1 -4, और फिर ये 0 0 और 0. ठीक है, इसका आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. ओके, और जब आप सारे इसके ऊपर रो ऑपरेशंस कर लेंगे तो आपके पास आखिर में कुछ ये इस तरह से आएगा. इस सारे रो ऑपरेशंस करने के बाद आखिर में आपके पास कुछ इस तरह से मैट्रिक्स आएगी 1 0 0, -2 0 0, 0 1 0, -1 2 0,
3 minus 2 0 and 0 0 0। ठीक है, सारे रो ऑपरेशंस करने के बाद ये कुछ इस तरह से मैट्रिक्स आएगी और फिर आप इक्वेशंस लिख सकते हैं। अच्छा, अब बात जो है वो ये है कि यहां से ये x1 की वैल्यू निकल रहेगी, फिर x2 की नहीं निकल रही तो x2 फ्री वेरिएबल, फिर x3 की निकल रही है तो x3 फ्री वेरिएबल, x3 की वैल्यू निकलेगी, और x4 और x5। ठीक है, तो x2 x4 और x5 ये आपके पास फ्री वेरिएबल है, x1 और x3 आपके पास बेसिक वेरिएबल्स हैं। अच्छा, जब हमने एक u वेक्टर को चेक करना था कि वो नल ए के अंदर लाई करता है या नहीं, तो हमने उस u वेक्टर को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया था और देखा था कि आंसर 0 आता है या नहीं। अगर आंसर 0 आ गया था तो वो नल ए में लाई करता है। ठीक है, अगर और अब बेसिस फॉर नल ए फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, हमने उसको इज इक्वल टू 0 रख के सॉल्व किया और जो हमारे पास आखिर में वैल्यूज आई हम उनको अब लिखते हैं। x1 इज इक्वल टू 2x2 प्लस x4 प्लस 3x5। ठीक है, और x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 इज फ्री वेरिएबल सो x2 इज इक्वल टू x2। x3 की वैल्यू क्या होगी, x3 आपके पास हो जाएगा -2x4 एंड प्लस 2x5, और x4 की वैल्यू आपके पास क्या होगी, x4 भी फ्री वेरिएबल और x5 की फ्री वैल्यू भी, x5 फ्री वेरिएबल है। अब मैं इस सारे को x1 x2 इस सारे को दोबारा अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, पहले मैं x2 के लिए लिखता हूं। ठीक है, 2 1 0 0, इसके साथ x2 मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस, अब x4 के लिए लिखें 1 0 -2 1। अच्छा, ये x2 के लिए हमने कितने लिखे हैं, हमारे पास 5 टोटल होने चाहिए, 2 1 0 0 एंड 0, -1 0 1 0 -2 1 और फिर 0। ये x4 के लिए हमने लिखा वेक्टर। ठीक है, ये x1 की वैल्यू होगी ना 2x2 प्लस x4, और अगला जो वेक्टर मैं लिखूंगा x5 के लिए लिखूंगा 3x5। ठीक है, और अब इस तरह यानी कि x5 की वैल्यूज लिखूंगा 3 0 2 0 1। ठीक है, अब ये जो मेरे पास x2 के साथ एक वेक्टर है, मैं इसे लेट्स सपोज u कह लेता हूं, जो x4 के साथ है मैं इसे v कह लेता हूं, और जो x5 के साथ है w। ठीक है, तो ये जो u v और w जो है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये अब मैं जो इसके ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, सेकंड मैट्रिक्स जो मैंने थर्ड मैट्रिक्स जो लिखी थी जो रो ऑपरेशंस के एंड होने के बाद थी, यानी कि x2 इंटू यू प्लस x4 इंटू वी प्लस x5 इंटू डब्ल्यू। ठीक है, ये जो यू वी डब्ल्यू है ना, ये बेसिस फॉर द नल ए है। ठीक है, अब मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूँ कि हमने नल ए एक मैट्रिक्स हमें था यू गिवन, हमने देखा कि वो नल ए में है या नहीं। वो कैसे हमने देखा, ए को यू के साथ मल्टीप्लाई किया, अगर आंसर 0 0 आ गया तो डेट लाइज इन नल ए। जब हमने बेसिस फाइंड करनी है नल ए की, तो हम ए और 0 की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, और फिर फ्री वेक्टर्स के साथ जो हमारे पास इस तरह से वेक्टर्स बनेंगे, जैसे ये भी u बना और v और w, ये बेसिस फॉर द नल ए होंगे। ठीक है, अब अगला वो कहता है कि फाइंड द, एक एग्जांपल 7 है, फाइंड, अब हमने कॉलम स्पेस की मैट्रिक्स की बेसिस फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो फाइंड करते हैं। तो आपके पास एक मैट्रिक्स है, एग्जांपल 7,
एक बी मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 0 0 0 0 1 डबल 0 -3 2 डबल 0 5 -1 डबल 0 डबल 0 1 0। ये आपके पास एक बी मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर अगर मैं देखूं तो पीवट एंट्रीज कहाँ कहाँ मौजूद हैं, यानी कि पीवट एंट्रीज से मुराद आप ये कह सकते हैं कि किस किस चीज की आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, या मैं x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, और या मैं x2 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, और ये मेरे पास कौन सा वेरिएबल बनेगा। चलिए एक चीज देखते हैं, इस वेक्टर को आप कह लें b1, इसको b2, इसको b3, इसको b4, इसको b5। ठीक है, अगर मैं b3 के लिए वैल्यू लिखूं, व्हाट इज b3? b3 इज -3 b1 +2 b2। ये हम इस तरह लिख रहे हैं वर्टिकल में। ठीक है, और b4 के लिए फिर मैं अगर मैं वैल्यू लिखूं तो ये हो जाएगी 5b1 -b2। ठीक है, और आपका जो वेक्टर v होगा टोटल वो है c1 b1 +c2 b2। ये आप लिखें, आपको मैं अभी समझा देता हूँ। c3 b3 +c4 b4 +c5 b5। ठीक है, इसके अंदर आप वैल्यूज लिखेंगे अपनी b3 और b4 की। तो मैं लिखता हूँ वैल्यू b3 और b4 की। v इज इक्वल टू c1 b1 +c2 b2 और c3 b3 की वैल्यू लिखूंगा -3 b1 +2 b2 और +c4 और b4 की वैल्यू जो है आपके पास b4 की वैल्यू 5b1 और -b2 +c5 b5। ठीक है, तो यहां पे आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन किस किस का आया, b1 b2 फिर b1 है, फिर b2 है, फिर b1 है और b2 है, और एक्चुअली में b5 भी है आपके पास। ये एक तरीकाकार था जिससे हमने पता चला है कि हमारे पास पिवट एंट्रीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से पिवट एंट्रीज का भी अब बताता हूँ कि यहाँ से जब मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो मैं x1 फाइंड कर लूंगा, यानी कि ये वाला कॉलम मेरे पास पिवट में पड़ा हुआ है, और इस 1 से मैं x2 की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, यानी कि ये भी मेरे पास पिवट कॉलम है। ठीक है, अब इस वाले से मैं किसी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि लीडिंग एंट्री सिर्फ 1 हो, वो कहाँ पे है और फिर वो यहाँ पे है। ये x1 ये x2 फिर x3 और x4 आपके पास फ्री वेरिएबल्स में आएंगे, और ये आपका x5 है। ठीक है, यानी कि ये 3 कॉलम्स जो हैं विद पिवट एंट्रीज आपके पास पड़े हुए हैं। अब क्योंकि मैं पिवट एंट्रीज से मुराद ये होगा कि आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो।
मैं x1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से। x1 की वैल्यू है 3x3 प्लस 5 सॉरी एंड माइनस 5x4, ठीक है। और x2 की वैल्यू भी निकल सकती है जो कि -2x3 और प्लस x4 है। और फिर x3 की वैल्यू नहीं निकल सकती, x4 की नहीं निकल सकती। और लेट्स सपोज इस साइड पे कोई b भी है, b1 b2 b3 और b4, ठीक है। तब मैं ये लिख रहा हूँ b4 जो है लेट्स सपोज 0 के ही बराबर है। तो ये साथ आपके पास प्लस b1 भी होगा, इधर प्लस b2 भी होगा, और x5 जो होगा वो b3 के बराबर होगा, ठीक है। तो बात असल में हमें ये करना है, हमें जब नल की बेसिस फाइंड करनी तो हम क्या लिखते थे, हम साथ यहाँ 0 0 लिख के और फिर जो फ्री वेक्टर्स हमारे पास आते थे हम उसे उसमें देखते थे कि वो जो फ्री वेक्टर्स के साथ हमारे वेक्टर्स बनेंगे, जैसे हमने लास्ट में देखा यू वी डब्ल्यू, वो बेसिस फॉर द नल ए थे। आज हमने बेसिस फॉर द कॉलन ए देखने हैं, तो हमें पीवट एंट्रीज हमने पहले उसे रो एक्लन फॉर्म में लेके आना है अपनी मैट्रिक्स को, और फिर हमने देखना है कि पीवट एंट्रीज किस किस कॉलम में एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। जिस जिस कॉलम में आपके पास पीवट एंट्रीज एग्जिस्ट कर रही होंगी, हमारे पास अभी पीवट एंट्रीज के लिए एक ये वाला कॉलम है, पहला कॉलम, क्योंकि हम यहाँ 1 है, फिर ये 1 है, हम यहाँ से भी वैल्यू एक निकाल सकते हैं, और फिर एक ये वाला 1 है, हम जिनके ऊपर मैंने ब्लैक मार्कर से किया है। तो ये कॉलम कौन सा है, B1 है, B2 है और B5 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने जो देखा हमारे पास V ने बताना था कि कौन कौन से कॉलम्स आते हैं, तो वो B1 B2 और B5 ही आए हैं हमारे पास। तो हम जो बेसिस फॉर द कॉलन ए लिखते हैं वो हम ओरिजिनल मैट्रिक्स के वो वाले कॉलम चूज करते हैं। बी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होगी, ये तो एक्लन फॉर्म में आई हुई मैट्रिक्स है ना, तो बी के जो ओरिजिनल कॉलम्स होते हैं वो वाले कॉलम्स हम चूज करें जो एक्लन फॉर्म में जाने के बाद हमें पीवट एंट्रीज दे रहे थे, ठीक है। वो था पहला, दूसरा और पांचवा कॉलम। हम एक और एग्जांपल भी करेंगे, आपको उससे भी अंदाजा हो जाएगा। सो एक थ्योरम है, थ्योरम 13, उसको उसके स्टेटमेंट देखिएगा। थ्योरम 13 कहता है द पिवट कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए फॉर एम द बेसिस फॉर द कॉलम ऑफ ए, ठीक है। चलें एक क्वेश्चन और करते हैं, इट इज टेकिंग टाइम बट वी हैव टू गेन द कंसेप्ट टू। अब ये क्वेश्चन है फाइंड द बेसिस फॉर द कॉलन ए भी कहता है और नल ए भी कहता है, ठीक है। ओके लेट्स गो फॉर द टास्क। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 2 3 और -6 -4 और ये -6, फिर ये 9 7 और 6 है एंड 0 2 -6। और इसके ऊपर जब आप सारे रो ऑपरेशंस कर लेंगे इस मैट्रिक्स के ऊपर ही, तो आपके पास मैट्रिक्स इस तरह से आएगी 1 0 0 -2 0 0 0 1 0 -6 2 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप पीवट एंट्रीज वाले पहले तो आप कॉलम देख लें। पीवट हम पहले कॉलम ए की बेसिस फाइंड करेंगे। अब पीवट ये सारे रो ऑपरेशंस करने के बाद एक्लन फॉर्म में जब आप लेके आते हैं तो जो बनता है ये वो वाला आप देख रहे हैं, रो एक्लन फॉर्म आप कह लें, ठीक है, रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में। तो यहाँ से मुझे x1 की वैल्यू मिल सकती है, फिर इधर से मुझे किसी की वैल्यू नहीं मिल रही, और इधर से मुझे ये x3 की वैल्यू मिल सकती है। मेरे पास टोटल 4 वेरिएबल से x1 x2 x3 x4, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स को हमने एक्लन फॉर्म में लिया है, किसी के बराबर रख के अगर हमने इसे एक्लन फॉर्म में नहीं लाए, ठीक है। तो ये एक पहला कॉलम C1 मुझे पिवट एंट्री दे रहा है, फिर इससे मुझे कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रही, फिर इस वाले से मुझे x3 की वैल्यू फाइंड हो रही है कॉलम 3। तो ये जो कॉलम 1 और कॉलम 3 है और कॉलम 4 भी मुझे कोई वैल्यू नहीं दे रहा, तो ये जो कॉलम 1 और कॉलम 3 है ये
बेसिस फॉर द कॉलन ए है, पर हम यही नहीं लिखेंगे, हम एक्चुअल मैट्रिक्स के वो कॉलन लिखेंगे। तो वो कॉलन 1 और कॉलन 2 कौन से बनेंगे? कॉलम एक पहला कॉलम 3 2 3 ये, और दूसरा कॉलम तीसरे वाला होगा जो कि 9 7 6, ये दो कॉलम्स बेसिस फॉर द कॉलन ए बना रहे हैं। ठीक है, कॉलम ए। तो 3 2 5 9 7 6 जो इनमें पिवट कॉलम्स ऑफ ए फॉर्म अ बेसिस फॉर अ कॉलन ए। जब हमने एक्विलिन रो एक्विलिन रिड्यूस एक्विलिन फॉर्म में गए तो हमने देखा कि पिवट एंट्रीज कहाँ कहाँ आ रही हैं, यानी कि हम कौन कौन सी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x1 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल्स, क्योंकि x3 और x4 x2 और x4 हमारे पास फ्री वेरिएबल्स हैं, तो ये हमारा एक पिवट कॉलम है। फिर हम x3 फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये वाला हमारा पिवट कॉलम है। तो ये C1 और C3 पहला और तीसरा कॉलम, यहाँ हमने ओरिजिनल मैट्रिक्स से पहला और तीसरा कॉलम उठाया और हमने लिख दिया कि ये जो हैं ये दो कॉलम्स जो हैं बेसिस फॉर कॉलन ए है। ठीक है, और फॉर नल ए क्या करते हैं हम? फॉर नल ए हम इसी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स और इस जीरो, इनको ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं। ए हमारे पास पहले ही रिड्यूस्ड हुई है, तो फिर मैं उसको लिख देता हूँ 1 0 0 और -2 0 0 और 0 1 0 और -6 2 0 और साथ 0 वाला भी एक कॉलम आएगा, ये चीज। ठीक है, तो इससे मैं x1 की वैल्यू लिख लेता हूँ। x1 विल बी इक्वल टू इधर आएगा 2x2 एंड +6x4, और फिर x2 की वैल्यू लिखते हैं। x2 आप नहीं लिख सकते क्योंकि x2 फ्री वेरिएबल है, x3 की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, या पहले नल ए फाइंड कर लें। नल ए में आप देखें आप किस किस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x1 और x3, तो आपका पहला और तीसरा कॉलम पिवट जो पिवट कॉलम्स होंगे, और वो आप ओरिजिनल मैट्रिक्स से वो पहला और तीसरा कॉलम लेके कहेंगे ये बेसिस फॉर कॉलन ए है। तो x3 आप लिखेंगे जो कि होगा -2x4 के बराबर। ठीक है, और x2 फ्री वेरिएबल है, उसको अगर मैं यहाँ दरमियान में लिखूं तो ये एक फ्री वेरिएबल जो कि x2 के ही बराबर होगा, और फिर x4 भी फ्री वेरिएबल है, तो वो भी x4 जो हम चूज करेंगे उसी के बराबर होगा। अगर मैं इस सब को मैं दोबारा एक x2 के लिए लिखूं 2 1, और x1 की वैल्यू में x2 का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, x2 की वैल्यू में 1 है, x3 में 0 है, तो ये हो गया आपके पास एक, और x4 में भी 0 है। तो इसके साथ आप x2 कर लें प्लस, और फिर x4 के लिए मैं लिख रहा हूँ तो 6 0 -2 एंड 1। ठीक है, ये सारे x4 के साथ वैल्यू आ रही हैं। ये मैंने आपको समझ आ रही है मैंने किस तरह लिखा। x1 की वैल्यू क्या थी? 2x2 + 6x4। ठीक है, इस तरह से है, सेपरेट करके लिखा है। तो ये जो दो अब कॉलम्स मेरे पास आए हैं, इन्हें मैं एक को V1 कह देता हूँ और एक को V2। ये जो मेरे पास दो कॉलम्स आए हैं, ये बेसिकली मेरे पास दे आर फॉर्मिंग द बेसिस फॉर द नल ए। ये V1 और V2 जो है ये बेसिस फॉर नल ए है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने बेसिस फॉर कॉलन ए और बेसिस फॉर नल ए कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा देखेंगे नल स्पेस वगैरह भी देखेंगे, और साथ उसके बाद डायमेंशन एंड रैंक ऑफ अ सब स्पेस भी देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।